आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर हम आपको बताने, एक बड़े हादसे की खबर है जहां एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हुआ है। ग्वालियर एयरबेस से दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी। रेगुलर अभ्यास चल रहा था और इसी के लिए इन 2 विमानों ने उड़ान भरी। 2 पायलट का हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी एक पायलट की तलाश जारी है। इधर निरार थाने के श्याम देव बाबा स्थान के पास विमान क्रैश की खबर मिली और मौके पर वायुसेना की पूरी टीम पहुंच गई। रेस्क्यू करने के लिए 2 पायलट का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में एक गंभीर बड़ा हादसा, जहां एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश कर गए हैं। नियमित अभ्यास के लिए दोनों ने उड़ान भरी थी ग्वालियर एयरबेस से, लेकिन हादसे के शिकार हो गए। कैसे यह दुर्घटना हुई, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के, और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। और पायलट से पता चलेगा, दोनों पायलट, अभी हमारे तीनों पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। तो कोई कंजेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली है हादसे की जानकारी। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से हादसे की राजनाथ सिंह ने जानकारी ली है। इधर सीडीएस जनरल अनिल चौहान हादसे की जानकारी दे रहे हैं कि हादसा हुआ कैसे, 2 विमानों में कैसे यह दुर्घटना हो गई। दोनों पायलट जिनका रेस्क्यू किया गया है उनसे भी पूछताछ होगी, हालांकि उनका भी फिलहाल इलाज चल रहा है। एमपी के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ है। जो खबर है उसके मुताबिक एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से भी हादसे की जानकारी ली गई है और इधर सीडीएस जनरल अनिल चौहान हादसे की जानकारी उन्होंने दी है। मैं समझता हूं कि यह जो आयोजन हो रहा है वह कर्नाटक राज्य को एविएशन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश कर गए। एमपी के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ है। और राजस्थान के भरतपुर में भी भारतीय सेना का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है। फाइटर जेट सेवर थाना इलाके के नगला वीजा में क्रैश हुआ है। फाइटर जेट के क्रैश होते उसके टुकड़े हो गए और धमाके के साथ उसमें आग लग गई। और यह फाइटर जेट एक गांव के पास खाली जमीन में क्रैश हुआ है। गनीमत यह रही कि गांव के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। विमान हादसे की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर दौड़े और ग्रामीणों की भी काफी भीड़ वहां पर लग गई। और आपको बताएं कि स्थानीय पुलिस को मौके पर जमा लोगों की भीड़ को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आगे बढ़ते खबरों में, गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं छात्र की हत्या को लेकर बसटीला गांव में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। शव के साथ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव किया है और पथराव में माझा थानेदार विशाल आनंद के साथ कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा, मीडिया कर्मियों को भी चोट आई है। दरअसल गोपालगंज में खेल को लेकर विवाद में एक युवक अंकित को चाकू मारकर उसकी हत्या की गई थी। दूसरा युवक हरिओम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। शहादत मियां, सुभान मियां, सोनू मियां समेत 7 लोग हैं जिन पर आरोप लगा है हत्या का। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की है और हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक अंकित कुमार पर पसरामा गांव का रहने वाला था। परिजनों का आरोप है कि हरिओम कुमार और अंकित कुमार दोनों शुक्रवार की शाम बाजार जा रहे थे और इसी दौरान बसडीला गांव में मस्जिद के पास युवकों ने उन्हें रोका, दोनों को चाकू मारा और लाठी डंडे से पिटाई की और मौके पर ही अंकित कुमार की मौत हो गई, जबकि हरिओम कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 तस्वीरें आप एक साथ देख रहे हैं। बिल्कुल अभी नियंत्रण में है। लोगों ने जो डेड बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के बाद यहाँ ला के रख दिया था। हम लोगों ने उसको जगह पे पहुँचाया है और उनके परिजनों के माध्यम से हम लोग बॉडी का जो दाह संस्कार होता है वो हम लोग कराएंगे। और हमने गांव वालों से अनुरोध किया है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को अपने घर में प्रश्रय नहीं दें, ताकि कोई माहौल
बिगाड़ने की बात नहीं हो। मैं कुछ सूचना मिली है कि बाहर के कुछ लोग रह रहे हैं, तो मैंने स्पष्ट अनुरोध किया है, यदि हमें सूचना मिलेगी तो उस घर में रेड करेंगे और बाहर के व्यक्ति मिलते हैं तो हम कार्रवाई भी करेंगे। मैं आम जनता से अपील कर रहा हूं कि हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं, हमें सहयोग करें। जो अपराधी है या जिसने भी घटना किया है उसको हम लोग बिल्कुल पकड़ने के लिए तत्पर हैं और हम लोग उसको पकड़ेंगे। गोपालगंज में छात्र की हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने जहां नीतीश सरकार पर हमला बोला है, वहां महागठबंधन ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज की जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और अपराधी का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। कानून अपना काम करेगा, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर लाया जाएगा। बिहार में किसकी सरकार है? इरशाद जहां के अब्बू की सरकार है। जब इरशाद जहां के अब्बू की सरकार होगी तो इस तरह की वारदातें होगी ही, और पुलिसकर्मी पर भी हमला होंगे और नौजवानों पर भी हमला होंगे। अभी तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होना क्या बताता है? ये सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहे हैं और इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ाने में सरकार का हाथ है। ये दुखद है। कोई भी अगर नियम कानून को तोड़ता है और अपने दायरे से बाहर जाता है तो ये दुखद है, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का मानने वाला कोई नहीं। और मैं समझता हूँ सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, चाहे कोई हो जिसने गलती की है। तो और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। हमेशा सरकार कार्रवाई करती है, कभी सरकार बैठती नहीं। इधर पटना के गांधी चौक पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली लगने से जहानाबाद के छात्र धीरज कुमार की मौत हो गई। धीरज बीएससी पार्ट 1 का छात्र था। धीरज जहानाबाद के रतनी प्रखंड के शकूराबाद थाने के पोखमा गांव का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। धीरज की मौत के साथ ही घर का चिराग भी बुझ गया। देख रहे हैं पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पटना में एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गई। छात्र जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड के सकूराबाद थाना क्षेत्र के सबसे दूर स्थित ये जो गांव है पोखमा, वहां का रहने वाला था। अभी हम पहुंचे हैं उस गांव में जहां उनका घर है, छात्र का घर है, जो मृतक इनकी मौत हुई है उनका घर है। अभी शव यहाँ नहीं पहुंचा है, थोड़ी ही देर में शव यहाँ पहुंचने वाला है। हम यहाँ आने के बाद इन लोगों से कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पुलिस फोन किए थे हाँ क्या कि भाई एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग को शुरू में नहीं पता था कि क्या हुआ है। अच्छा, तो पीएम से जब भरते तो कोई भैया के दोस्त रवि भैया थे, तो वही फिर बोले कि अंकल को भेज दीजिए, बस इतना ही जानते हैं और कुछ भी नहीं है। कब गया था यहाँ से वो? घर से पिछली बार कब गया था पटना? दिसंबर में आया था 2 तारीख को, लगता है 4 तारीख को यहाँ से गया था। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, बात करना थोड़ा मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं, उनकी दादी हैं। क्या पता चला आपको? बताओ बाबू, हमें कुछ मामा को कुछ भी नहीं पता था। गोली लगे के एक्सीडेंट हो गया, पुलिस रवि नाम के लोग बता रहा कि स्पॉट पर ही उसका मृत्यु हो चुका था। आपको किसी पर डाउट वगैरह भी है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है? हाँ, हमने प्राथमिकी दर्ज कराए हैं, लेकिन अज्ञात लोगों पर कराए हैं। विपरीत परिस्थितियों में यहाँ उनके परिजन जो थे, उन्होंने बच्चे को पटना में पढ़ने के लिए भेजा था। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। पिता मुंबई में नौकरी करते थे, खुद भी वो दिव्यांग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने पटना भेजा था। लेकिन तब ये नहीं पता था कि पटना जाने के बाद उसकी जो है अर्थी गांव लौट कर आएगी। गांव में स्थिति गमगीन है, मातम का माहौल है। मौत की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और कटिहार से बड़ी खबर है, रेल यात्री को चाकू मारा गया। अज्ञात अपराधियों ने यह हिम्मत की है। लूट का विरोध करने पर
चाकू गोद दिया गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की यह घटना है, जहां रेल यात्री को चाकू से गोद दिया गया है। अज्ञात अपराधी थे जिन्होंने चाकू से गोदा है, लूट का विरोध कर रहे थे और इसी बात को लेकर चाकू मारा गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की घटना, हालांकि अभी भी जांच जारी है। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह विस्फोटक बरामद हुआ है। 149 केन बम, 13 प्रेशर आईईडी बरामद किया गया है और हालांकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया गया है। सीआरपीएफ, कोबरा और जिला पुलिस का संयुक्त अभियान, जहां मदनपुर के लड़ोइया पहाड़ के इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान विस्फोटकों का जखीरा मिला, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में महिला से छेड़खानी करने वालों को जो गोली मारेगा वो उसे 2 लाख रुपए देंगे। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बेटी बहू की इज्जत से खेलने वालों को गोली मार देनी चाहिए। बस में जिसने बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है, बच्ची जिस तरीके से जान देने का प्रयास किया, बलात्कार से बचने का प्रयास किया, मैं साफ शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि हमसे कोई पूछिएगा पप्पू यादव ऐसी बच्ची के बारे में, मेरी बेटी होती तो मैं क्या करता, कितना देर हम छोड़ते, हम आकाश पाताल ढूंढ के मार देते। जब बाघ पागल होता है तो गोली मारते हो, हाथी पागल होता है तो गोली मारते हो, जब एक गेहूमन सांप मिलता है तो गोली मारते हो, जब बाघ, हाथी और सांप से ज्यादा पागल आदमी हो जाए तो उसको जिंदा रखने का क्या राइट है? हम तो राइट नहीं देंगे और हम खत्म करेंगे। तो पप्पू यादव के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पप्पू यादव कानून को नहीं मानते और क्या पप्पू यादव कानून से खुद को ऊपर समझते हैं? सवाल यह है कि क्या बिहार पुलिस पर पप्पू को भरोसा नहीं है? बिहार में बिजली की किल्लत पर चिराग पासवान ने सवाल उठाए। पटना में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में दूसरे राज्यों से महंगी बिजली मिल रही है, फिर भी सरकार आपूर्ति ठीक तरीके से नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रांग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ें ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ? जहां पे बिहार सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को या अलग अलग इंडस्ट्रीज या जहां जहां पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये 40% की जब बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता बिहार सरकार के, क्योंकि वो हर राजस्व भ्रष्टाचार की देन बिहार में चढ़ जाता है। इधर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बार फिर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में स्वागत है। दरभंगा में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आज जेडीयू में हर कोई परेशान है। उपेंद्र कुशवाहा से जो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और जब उनकी ये पीड़ा है तो सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य जो इनके माननीय सांसद और विधायक हैं और जो इनके नेता हैं उन पर क्या बीत रही होगी, सिर्फ कल्पना आप कर सकते हैं। पार्टी में आएंगे तो स्वागत कीजिएगा। नीतीश जी ने नहीं, देखिए ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर उनके अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन धर्म और राम मंदिर पर दिए गए बयान का बिहार बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायक ने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म और राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर घोषित होना चाहिए। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है उसका मैं पूरे 100% समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है सनातन धर्म आज से नहीं हजारों वर्ष का इतिहास सनातन धर्म का रहा है।
और निश्चित रूप से उस धर्म के आड़ में ही भारत सुरक्षित रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। राष्ट्रीय धर्म विदेश वाला टूरिस्ट के सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी, और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। प्रचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने शराबबंदी को बिहार के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने शराबबंदी को खत्म करने की मांग की। गया में एक कार्यक्रम में शामिल थे मांझी और तेजस्वी। यहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी के सामने मांझी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी ठीक नहीं है, नींबू को ज्यादा निचोड़ने पर तीखा हो जाता है। हर पर्यटक स्थल में अभी कहलथू ना कहलथिन डर से सर्वजीत जी कि लोग आवे है, अब थोड़ा देर ही यहाँ रहे है और चल जाए। काहे चल जाए? रहे के ओकरा जगह ओकरा खाने पीने का प्रबंध हमनी न करिए तो हमू परोक्ष में कहिए विदेश वाला टूरिस्ट के सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी, और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। तो शराबबंदी पर मांझी के बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सामाजिक बदलाव की पटकथा, तमाम राजनीतिक दलों की सर्वदलीय सहमति, सदन के अंदर लिए गए संकल्प के आलोक में दलीय सीमा से अलग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम में गांधी मैदान में कहा कि सारे दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए। बिहार में जब से शराबबंदी अभियान लागू हुआ है उसके बाद से चौक चौराहों पर कोलाहल बंद है, गाली गलौज की भाषा बंद है, अब संस्कृति का माहौल समाप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की मां बहनें सुकून के साथ अपना जिंदगी बसर कर रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और उनके विजन पे अब सवाल तो उठ ही रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर से हो या गठबंधन दलों से हो। और जीतन राम मांझी लगातार इस विषय को उठाते हैं, लेकिन कभी भी इस विषय को लेकर गंभीर नजर नहीं आते हैं। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के आरोपों पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने आरोपों को सही ठहराया तो महागठबंधन ने प्रशांत पर हमला बोल दिया। प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 22 में ही वो अपना सारा प्लान बना लिए थे कि महागठबंधन में हमको जाना है और बीजेपी को धोखा देना है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का भूत माथा पे सवार था और वो बिहार के विकास के लिए नहीं अपना विकास के लिए काम करते हैं। बिहार में जो प्रस्तुत किया करवाया जा रहा है कहीं और से, तो स्क्रिप्टेड है और ये सब चीज़ों के लिए तो लोग लगे हुए हैं। तो हमारे नेता ने भी कहा कि हम इन बयानवीरों के सुध नहीं लेते, हमें काम पर मुद्दे की बात पर ही बात करनी है। प्रशांत किशोर जी इस तरह की बकवासपूर्ण बातें सिर्फ मीडिया की चर्चा में बने रहने के लिए करते हैं। एक समय हमारे नेता नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू बने फिरते थे, आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। भले ही विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की, हमारी सीटें कमाई, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन भाजपा के पास नीतीश कुमार जी जैसा चेहरा कहां है। प्रशांत किशोर जी अचानक जिनसे बाहर आते हैं और एक स्टेटमेंट दे देते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए वो पहले भी अनर्गल बातें बोलते आए हैं। और बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। नरकटियागंज में धर्म परिवर्तन की कोशिश से जुड़ी खबर, जहां एक विदेशी समेत 5 लोग पकड़े गए हैं। सिलाई सेंटर की आड़ में धर्मांतरण सेंटर चल रहा था और सेंटर से आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। शिकारपुर पुलिस कर रही है पूछताछ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक विदेशी समेत 5 लोग पकड़े गए हैं। धर्म परिवर्तन की कोशिश का इनके ऊपर आरोप है। पुलिस पहुंच चुकी है और सिलाई सेंटर की आड़ में धर्मांतरण चल रहा था। पटना के पारस हॉस्पिटल में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के लिए बिहार का पहला पल्मोनरी क्रिटिकल केयर यूनिट खुल गया है
और यूनिट का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इसमें फेफड़े के रोगों के लिए अलग आईसीयू की व्यवस्था की गई है। 16 बेड के आईसीयू में सिर्फ फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का इलाज होगा। इस मौके पर पारस हेल्थ केयर ईस्ट के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहास आराध्य ने बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों को काफी किफायती CGHS NABH कैश दर पर इलाज की सुविधा देने की बात कही। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।